फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और मैं आपका पसंदीदा शो फिक्र आपकी बिना ब्रेक के दिखाऊंगी। फिक्र का फोकस दो बड़ी खबरों पर होगा। पहला फोकस पुतिन पर होगा, जिन्हें ट्रंप ने पहली बार पागल कहा। पुतिन के बारे में अच्छी बातें करने वाले ट्रंप उन पर अचानक क्यों भड़के? क्या उनका इस तरह रूस पर भड़कना यूक्रेन युद्ध में विनाश ला सकता है? इसे समझेंगे। दूसरा फोकस मोहम्मद यूनुस पर होगा। अटकलें हैं कि ढाका में तख्ता पलट कभी भी हो सकता है और वहां से खबर यह भी है कि मोहम्मद यूनुस उससे पहले यूरोप भाग सकते हैं। इसके अलावा फिक्र आपकी में दो वायरल वीडियो के साथ उनकी पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। पहला वीडियो गुजरात से पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार का वायरल है। उन्होंने आज ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ कई प्रहार किए। दूसरा वायरल वीडियो असल में एक तस्वीर है। आसिम मुनीर ने अपने ही पीएम शहबाज शरीफ को मूर्ख बना दिया। चीनी सेना की एक तस्वीर गिफ्ट की और उसे भारत का बता दिया। मुनीर की ये चालाकी पकड़ी गई। फिक्र की दो फाइलें भी हमने तैयार की हैं। पहली फाइल जीडीपी ग्रोथ से जुड़ी है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देश का विकास हो रहा है, लेकिन क्या उसी पैमाने पर आम इंसान भी समृद्ध हो रहा है? इसके अलावा दूसरी फाइल मुंबई में बेहिसाब बारिश की खोलेंगे। यहाँ 107 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मुंबई की इस हालत पर फिक्र करना बहुत जरूरी है। आज फिक्र का पहला फोकस दो सबसे शक्तिशाली वर्ल्ड लीडर्स पर है। एक है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो दूसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अब तक पुतिन पर डायरेक्ट अटैक करने से बचते रहे हैं। पुतिन को शांति की राह पर लाने के लिए उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त तक बता चुके हैं। इस चक्कर में ट्रंप ने उल्टे कई बार ज़ेलेंस्की को ही पब्लिकली फटकार लगाई है। लेकिन ऐसा पहली बार है जब ट्रंप ने पुतिन के लिए अंग्रेजी के दो शब्द एब्सोल्युटली क्रेजी का प्रयोग किया। ऐसा पहली बार है जब रूस पर भड़के ट्रंप ने पहली बार पुतिन को हद में रहने की तीखी नसीहत भी दी है। सवाल यह है कि कल तक पुतिन से बड़ी बड़ी उम्मीदें पालने वाले ट्रंप उन पर अचानक से क्यों भड़क उठे? ट्रंप ने पुतिन को पहली बार पागल कहकर क्यों संबोधित किया? सवाल यह भी है कि ट्रंप के इस बदले हुए रुख का असर रूस यूक्रेन युद्ध पर किस तरह से पड़ सकता है? क्या अमेरिका अब खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर सकता है? हम ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाले इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले पुतिन के लिए ट्रंप के ये अपमानजनक शब्द आप सुन लें। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा। उसके कीवर्ड्स और उनका मतलब कुछ इस तरह से है। ट्रंप ने पुतिन के लिए क्रेजी शब्द का प्रयोग किया। पुतिन को बिना वजह आम यूक्रेनियों को मारने वाला लीडर कहा। पुतिन के बारे में भविष्यवाणी की कि वो पूरा यूक्रेन चाहते हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि पुतिन अगर ऐसा करते हैं तो रूस का पतन निश्चित है। सोचिए, ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने हर मौके पर पुतिन की बड़ाई ही की है। पुतिन को इससे पहले वो स्मार्ट लीडर बता चुके हैं। ट्रंप इससे पहले पुतिन को स्ट्रॉन्ग लीडर कह चुके हैं। ट्रंप पुतिन को रूस का हीरो तक बता चुके हैं। लेकिन अब उन्हीं ट्रंप की नजरों में पुतिन पूरी तरह से क्रेजी हो चुके हैं। पुतिन को लेकर ट्रंप के विचारों में यह बदलाव चौंकाने वाला है। ट्रंप के बदले रुख से क्रेमलिन भौचक्का है। वहीं ज़ेलेंस्की ट्रंप की बातें सुनकर गदगद हुए जा रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखने के बाद ट्रंप मीडिया के सामने भी आए। वहां भी पुतिन का क्रोध बढ़ाने वाली कई बातें की। उनका ये बयान आप भी सुनिए और अंदाजा लगाइए कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति अब कोसों दूर क्यों है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी पर नजर रखने वाले कूटनीतिक पंडित ट्रंप के इस बदले हुए रुख को यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर मान रहे हैं। उनका कहना यह है कि ट्रंप असल में पुतिन के रवैये से परेशान है। ट्रंप के लाख समझाने के बाद भी यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक हमले रुक नहीं रहे हैं। ऐसे में ट्रंप गुस्से से लाल पीले हुए जा रहे हैं। ट्रंप पुतिन को पागल कहने पर मजबूर हो रहे हैं। असल में पुतिन को लेकर ट्रंप के इस बदले हुए रुख का कारण यूक्रेन पर रूस के हालिया अटैक है। बीते 24 घंटे की वॉर जोन की अगर स्थिति देखें तो यूक्रेन युद्ध में रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कीव पर किया है। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 367 एयर स्ट्राइक की है। यूक्रेन पर 298 सुसाइड ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन पर 69 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से अटैक हुए हैं। रूस ने इस दौरान 9 स्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। 55 KH-101 क्रूज मिसाइल से अटैक किया है। 4 KH-59 गाइडेड मिसाइल से भी अटैक किया है। रूस ने यूक्रेन के 13 प्रांतों पर एक साथ हमले किए हैं। वहां पर लोग शेल्टर में और अंडरग्राउंड स्टेशन में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। रूस के हमलों में यूक्रेन के 13 नागरिकों की मौत हुई है और 60 लोग घायल हुए हैं। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। रूसी हमलों से यूक्रेन में ऐसा विनाश बीते 72 घंटों से नॉनस्टॉप जारी है।
23 तारीख से यूक्रेन पर हो रहे रूस के हमले अब तक रुके नहीं हैं, जबकि ट्रंप तुरंत सीज फायर चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने भड़कते हुए पुतिन के लिए एब्सोल्युटली क्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। हालांकि ट्रंप के इस बयान पर रूस ने नपा तुला जवाब दिया। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि पुतिन निश्चित तौर पर शांति चाहते हैं और ट्रंप ने उनके बारे में जो कुछ भी कहा है वो भावना में बहकर कहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि रूस ने अचानक से यूक्रेन को इस कदर क्यों दहला दिया। लोग इन हमलों को पुतिन की हत्या की नाकाम साजिश से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? आपको यूक्रेन पर रूस की मिसाइल वाली आक्रामकता को डिकोड करने वाली ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। 20-21 मई को यूक्रेन ने कुर्स्क क्षेत्र पर 1177 ड्रोन हमले किए थे। यूक्रेन का टारगेट पुतिन का मिलिट्री हेलीकॉप्टर गिराना था। हालांकि यूक्रेन के सभी ड्रोन हमले रूसी डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिए थे। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन के पास डिफेंस सिस्टम के लिए पर्याप्त मिसाइलें नहीं है। सहयोगी देशों से अपील है कि वो डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलें दें। पुतिन नागरिकों की हत्या करने पर उतारू हैं। रूस पर तुरंत युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाया जाना चाहिए। रूस 1977 के जेनेवा प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। रूस को नरसंहार को रोकना होगा। सीज फायर को तुरंत लागू करना होगा। हम अपनी अगली खबर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भागने वाले हैं? अगर ऐसी कोई संभावना है तो फिर उनका महफूज ठिकाना कहां हो सकता है, अमेरिका या यूरोप? यूनुस की जो स्थिति है उसे देखकर एशिया में उनका रहना तो मुश्किल ही लग रहा है। इसलिए चर्चा अमेरिका और यूरोप की हो रही है। यूनुस पर इस वक्त सेना प्रचंड गुस्से में है। आर्मी के तेवर से उन्हें अपनी कुर्सी और भविष्य दोनों अंधकार में दिख रहे हैं। ऐसे में ये खबर किसी भी दिन आ सकती है कि यूनुस ढाका छोड़कर भाग गए। अब सवाल है कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि 1 साल भी उनका अंतरिम सरकार में बने रहना मुश्किल हो रहा है। हमारी इस रिपोर्ट में आपको जवाब मिल जाएगा। बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता चाहिए और ये केवल एक चुनी हुई सरकार से ही संभव है, न कि किसी बिना चुने गए प्रशासन से। म्यांमार के राखिन में मानवीय कॉरिडोर खोलने के प्रस्ताव से वो खफा है। चटगांव पोर्ट का मैनेजमेंट विदेशी कंपनी को देने का सेना ने विरोध जताया। एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को मंजूरी देने के खिलाफ है। सेना प्रमुख खूंखार कैदियों की रिहाई से भी परेशान है, जिनमें कई आतंकी शामिल हैं। इसके अलावा बिना उनसे पूछे यूनुस ने अपने चहेते खलीलुर रहमान को एनएसए बना दिया। यूनुस के खिलाफ ढाका में अंदर ही अंदर विद्रोह की आग भड़क रही है। जाहिर है अगर वो इस्तीफा देंगे तो बदली हुई सूरत में उन्हें ढाका छोड़कर भागना पड़ सकता है। ऐसी चर्चा है कि वो अमेरिका या यूरोप के किसी देश को अपना ठिकाना बना सकते हैं। मोहम्मद यूनुस को शायद ये समझ आने लगा है कि उन्हें कट्टरपंथी दोस्त या आतंकवादी भी नहीं बचा पाएंगे, जिन्हें उन्होंने बड़े अरमानों से पाला पोसा है। अब एक सवाल है कि उनके अमेरिका या यूरोप जाने की बात कहां से आई। आपको एक पोस्ट दिखाते हैं, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये पोस्ट मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने लिखी है, जिसमें अमेरिका और यूरोप का नाम लिया गया है। तस्लीमा नसरीन लिखती हैं, सुना है कि मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने वाले हैं। वो बाकी जिंदगी यूरोप या अमेरिका में आराम से गुजारेंगे। मेरा मानना है कि उन्हें उनके अपराधों के लिए ताउम्र जेल में डाल देना चाहिए। उन्हें क्यों बख्शा जाए, ये एक थ्योरी है। वो भागेंगे या नहीं भागेंगे ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन एक सवाल जरूर बनता है कि अमेरिका या यूरोप को ही अपना ठिकाना क्यों बना सकते हैं। अमेरिका में मोहम्मद यूनुस ने लंबे समय तक पढ़ाई की और काम किया। बांग्लादेश में उनको अमेरिका का एजेंट भी माना जाता है। दूसरा विकल्प है यूरोप। यूनुस के नोबेल शांति पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों को देखते हुए इसकी संभावना है वो फ्रांस, जर्मनी या नॉर्वे में शरण ले सकते हैं, जहां उनके माइक्रो फाइनेंस के काम को काफी सराहा जाता है। एक सवाल यह भी है कि अगर चुनाव होता है तो क्या शेख हसीना बांग्लादेश में वापसी कर सकती हैं? शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का दावा है कि लोकतंत्र बहाल होते ही वो वापसी करेंगी। अमेरिकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर का भी ये मानना है कि दक्षिण एशिया में वंशवाद की राजनीति का ये इतिहास है। ऐसी पार्टियों की वापसी की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता, भले ही वो खत्म होती हुई दिख रही हैं। शेख हसीना बांग्लादेश के जनक शेख मुजीब की बेटी हैं। प्रधानमंत्री के पद पर कई बार रह चुकी हैं। बांग्लादेश की सबसे ताकतवर और जनाधार वाली नेता हैं। अब वो दिलचस्प खबर जो पाकिस्तान से आई है।
वैसे तो मूर्ख दिवस पूरी दुनिया में 1 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में यह मूर्ख दिवस 24 मई को मनाया जाना चाहिए। और हम आपको इसकी वजह भी बताते हैं। एक बहुत दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन असली खेल उस तस्वीर का है जो शहबाज और मुनीर की तस्वीर के अंदर दिखाई पड़ रही है। दरअसल पाकिस्तान सेना के चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल चुने जाने के बाद एक उच्च स्तरीय डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम शहबाज के साथ राष्ट्रपति और बिलावल समेत राजनीति और सेना से जुड़े बड़े अधिकारी गए। वहीं पर आसिम मुनीर ने शहबाज को एक तस्वीर गिफ्ट की, जिसमें कुछ रॉकेट लॉन्चर फायर करते हुए दिखाए गए हैं। और इस तस्वीर के नीचे लिखा है बुनियान अल मरसूस, यानी वो ऑपरेशन जिसे पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बदले में शुरू किया था। लेकिन आप ये जानते हैं, इस तस्वीर के जरिए मुनीर ने न सिर्फ शहबाज को बल्कि डिनर में पहुंचे तमाम लोगों के साथ पाकिस्तान को ऐसा मूर्ख बनाया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। अब इस तस्वीर का जो सच सामने आया है, उसी को देखकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मूर्ख दिवस अब 24 मई को मनाया जाना चाहिए। क्योंकि शायद आपको सुनकर ये यकीन ना हो, मुनीर ने शहबाज को जो तस्वीर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की बताकर गिफ्ट की, असल में वो तस्वीर 5 साल पुरानी है और पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन की तस्वीर है। ये तस्वीर 18 मार्च 2019 को हुआंग हाई नाम के एक फोटोग्राफर ने ली थी, जहां एक एक्सरसाइज के तहत चीन की सेना ने PHL-03 लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम के जरिए कई रॉकेट दागे थे। इसके अलावा भी चीन की सैन्य खबरों में कई बार इस तस्वीर का इस्तेमाल किया जा चुका है। और सोचिए, आसिम मुनीर के अधिकारियों ने इसी तस्वीर को गूगल से डाउनलोड करके शहबाज शरीफ को चिपका दिया और शहबाज शरीफ ने भी पूरी शिद्दत के साथ इस तस्वीर को कबूल कर लिया। लेकिन वो ये भूल गए कि पाकिस्तान ने अब तक एकमात्र सफल ऑपरेशन किया है, और वो है फोटोशॉप का। क्योंकि इससे पहले उनके विदेश मंत्री इशाक डार ने भी संसद में द टेलीग्राफ की AI तस्वीरों को दिखाकर ये कहा था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काई, यानी आसमान की निर्विवाद बादशाह है। और शहबाज के मंत्री को तब जलील होना पड़ा था जब उनके ही देश के अखबार ने इस तस्वीर को फेक बताया था। मतलब ये कि पाकिस्तान में इस वक्त नेक्स्ट लेवल की कॉमेडी चल रही है और ऐसी चैंपियनशिप चल रही है जिसमें सेना के अधिकारियों में और मंत्रियों में ये रेस लगी है कि कौन किसे कितना मूर्ख बना सकता है। और मुनीर की ये तस्वीर उसका सबूत है। सोचिए, पाकिस्तान में हार और झूठ का किस तरह जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के पास अपने प्रधानमंत्री को देने के लिए एक ऐसी तस्वीर तक नहीं है जिसे वो जीत के तौर पर दुनिया को दिखा सके। और हालत यह है कि शहबाज को गिफ्ट देने के लिए गूगल से तस्वीरों को डाउनलोड करना पड़ रहा है। वैसे आज आसिम मुनीर के लिए हमने भी फिक्र की एक वीडियो फाइल तैयार की है, जिसकी तस्वीरें अगर वो चाहें तो शहबाज शरीफ को गिफ्ट कर सकते हैं। अगर मुनीर चाहें तो पाकिस्तान के 9 एयरबेस की तस्वीरें फ्रेम करवा के शहबाज को दे सकते हैं, जहां भारत की मिसाइलें गिरी थी। अगर मुनीर चाहें तो वो बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह की तस्वीरें और मुरीदके में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर की तस्वीरें शहबाज को गिफ्ट कर सकते हैं, जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिट्टी में मिलाया था। इसके अलावा मुनीर के पास शहबाज को गिफ्ट करने के लिए फतेह मिसाइल का विकल्प भी है, जिसे भारत ने सिरसा में मार गिराया था और उसके बाद हरियाणा के लोग उसके मलबे को अपने हाथों में उठाकर घूम रहे थे। वैसे तो ये सारी तस्वीर सबूतों के तौर पर भारत कई बार दिखा चुका है। ये तस्वीरें टीवी न्यूज़ से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह मौजूद भी हैं। लेकिन अगर फिर भी मुनीर के अधिकारियों को किसी तरह की दिक्कत है तो वो इसके लिए भारतीय सेना से हॉटलाइन पर सीधा संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की बर्बादी का पूरा एल्बम तैयार किया है और उसे पाकिस्तान की कम से कम ये मदद करने में बहुत खुशी होगी। फिक्र में अब समय है एक शुभ समाचार का, और ये खबर हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान और सीने में गर्व भर देने वाली है। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने एक नई ऊंचाई को छू लिया है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब हमारे आगे सिर्फ 3 नाम हैं, अमेरिका, चीन और जर्मनी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली रोमांच तो अब शुरू हुआ है, जिस पर हमने फिक्र की एक गौरवशाली फाइल तैयार की है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि भारत के लिए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का क्या मतलब है। जापान को पीछे छोड़ने के बाद भी भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं। क्या भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से हम समृद्ध हो गए हैं? लेकिन शुरुआत करते हैं उन आंकड़ों से जो भारत के 140 करोड़ लोगों को काफी खुशी देने वाली हैं।
नीति आयोग ने आधिकारिक रूप से ये ऐलान कर दिया है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। IMF आउटलुक डेटा के मुताबिक भारत की GDP $4.187 ट्रिलियन हो गई है, जो जापान की मौजूदा $4.186 ट्रिलियन की GDP से थोड़ी ज्यादा है। अगर टॉप 5 देशों की बात करें तो पहले नंबर पर अमेरिका है, जिसकी GDP $30.51 ट्रिलियन है। चीन $19.23 ट्रिलियन की GDP के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसकी GDP $4.74 ट्रिलियन है। इसके बाद भारत और आखिर में जापान है। भारत का अगला लक्ष्य जर्मनी को पीछे करने का है। नीति आयोग का मानना यह है कि अगर भारत अपनी योजना और सोच विचार पर टिका रहा तो अगले 3 वर्षों में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. As a country that's emerging as a top country in the world. Our chairman just told you that we have emerged beyond Japan as the 4th largest economy. And we are going by leaps and bounds. This is something we need to protect and we will protect it. पर कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें। अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें। फिर तो हमको समझ में आया कि साहब आपके जो चमक धमक वाले आंकड़े हैं उसका प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। आज दुनिया में 4th इकोनॉमी हम लोग हैं। पिछले अगले 1-2 साल में हम 3rd इकोनॉमी हो सकते हैं और आगे चल कर भारत की तरफ कोई टेढ़ी नज़र से नहीं देख पाएगा। अर्थव्यवस्था आम नागरिक को तब बेहतर समझ में आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। ये वही देश है जब मनमोहन सिंह की सरकार और सोनिया गांधी जी की सरकार थी तो दुनिया में हम सबसे पिछड़े हुए देश माने जाते थे। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गया, लेकिन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब क्या है? इससे आगे क्या होगा? दरअसल जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, सरकार के पास उतने ज्यादा आर्थिक संसाधन होते हैं, और जब संसाधन ज्यादा होते हैं तो विकास के काम पर ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। सरकार सड़क, रेल, अस्पताल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा खर्च करती है और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। अब दूसरे सवाल का जवाब समझते हैं। जापान को पीछे छोड़ने के बाद भी भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं? भारत के सामने अगली चुनौती प्रति व्यक्ति आय है, जिसमें भारत जापान की तुलना में काफी पीछे है। अगर टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 75.64 लाख रुपए है। जर्मनी में प्रति व्यक्ति आय 47.42 लाख रुपए है। जापान में प्रति व्यक्ति आय 28.21 लाख रुपए है। चीन में प्रति व्यक्ति आय 11.68 लाख रुपए है और भारत में प्रति व्यक्ति आय 2.44 लाख रुपए है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए अगली चुनौती प्रति व्यक्ति आय को बेहतर करने की है। दरअसल भारत की कुल अर्थव्यवस्था भले ही विशाल हो, लेकिन हमारी आबादी भी बहुत बड़ी है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय काफी कम रह जाती है, कई छोटे देशों से भी कम। कम प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि आम नागरिक का पैसा खर्च करने की शक्ति कम रहती है, जीवन स्तर बेहतर नहीं हो पाता और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच भी सीमित रहती है। जीडीपी की रैंकिंग गर्व की बात है, लेकिन जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, तब तक उस विकास का लाभ आम नागरिक तक पूरी तरह नहीं पहुंचेगा। इसलिए ये भारत की अगली और सबसे जरूरी चुनौती है। फिक्र के कई फैंस के मन में ये सवाल भी हो सकता है कि क्या भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से हम समृद्ध हो गए? इसका जवाब है नहीं। आर्थिक रैंकिंग में ऊपर आना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन समृद्धि का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहराई वाला होता है। वास्तविक समृद्धि तब मानी जाती है जब हर व्यक्ति के पास आर्थिक सुरक्षा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। समाज में आर्थिक असमानता ना हो, किसी की कमाई प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए हो और किसी को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भी मुश्किल से मिलते हो तो आर्थिक असमानता बढ़ती है। इसे समृद्धि नहीं कह सकते हैं। भारत की असल स्थिति यह है कि प्रति व्यक्ति आय अब भी कई देशों से कम है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में बड़ा अंतर है। बेरोजगारी और महंगाई अब भी बड़ी चिंता है और स्वास्थ्य और शिक्षा तक समान पहुंच नहीं है।
जब तक ये हासिल नहीं होता तब तक समृद्धि नहीं आ सकती है। दरअसल जीडीपी में दुनिया में चौथे स्थान पर आना हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन जीडीपी आर्थिक गतिविधि का मापक है, आर्थिक समृद्धि का नहीं। आर्थिक समृद्धि के लिए प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक समानता जरूरी है, जिसमें हम आज भी बहुत पीछे हैं। लेकिन हमारी रफ्तार अच्छी है और अगर हम इसी रफ्तार पर बने रहे तो विकसित और समृद्ध राष्ट्र के सपने को पूरा कर सकते हैं। फिक्र में अब बात करते हैं मुंबई की, जिसके लिए बारिश एक वार्षिक संकट बन चुका है। एक बार फिर मुंबई बारिश से बेहाल है। अलग अलग इलाकों में हुई 25 से 40 मिलीमीटर बारिश ने मुंबई के कई इलाकों को समंदर बना दिया। सिर्फ इलाकों के नाम बदल दीजिए, हर जगह हालात एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। मॉनसून की बारिश में मुंबई के डूबने की कहानी हर बार सामने आती है। हालांकि इस बार अभी से इसके वीडियो सबूत सामने आने लगे हैं, जो ये साबित करते हैं कि मुंबई में जब जब बारिश आती है सबसे पहले व्यवस्था बह जाती है। ये तस्वीरें मुंबई के अंडरग्राउंड वर्ली स्टेशन की बताई जा रही हैं। ये मेट्रो स्टेशन किसी स्विमिंग पूल की तरह नजर आ रहा है। हालत इतनी खराब हो गई है कि स्टेशन के गेट ही नहीं, प्लेटफॉर्म तक पानी पहुंच गया है। लोग मेट्रो में जाने के लिए पानी में घुसने को मजबूर हो गए। इसी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का एक और वीडियो भी सामने आया। स्टेशन की सीढ़ियों से पानी का सैलाब बहता हुआ दिखा। स्टेशन पर पानी भर जाने की वजह से कुछ मेट्रो स्टेशन पर सेवा रोक दी गई। ये बारिश मुंबई वालों के लिए कैसे मुसीबत बनी, उसका एक सबूत ये तस्वीर भी है। बदलापुर में रेलवे अंडरपास में भरे पानी में एक कार पूरी तरह डूब गई। यहाँ करीब 10 फीट तक पानी भरा था। गाड़ी का ड्राइवर किसी तरह तैरकर बाहर आया तो उसकी जान बच सकी। बारिश वाली इस प्राकृतिक आपदा में मुंबई के लोग हर वर्ष इसी तरह का संघर्ष करते हैं, जान और माल का नुकसान झेलते हैं। इंतजाम ना होने की वजह से लोग सिस्टम को कोसते हैं, लेकिन जैसे ही ये मुश्किल वक्त गुजरता है सब कुछ भूल जाते हैं और अगले वर्ष फिर यही कुचक्र शुरू होता है। हर बार मुंबई की बारिश में सरकारी दावे डूब जाते हैं, पूरी व्यवस्था बह जाती है और वादों के बुलबुले फूट जाते हैं। इसके बाद अगले वर्ष तक फिर वादों और दावों में मूसलाधार इजाफा होता रहता है, लेकिन हालात बिल्कुल नहीं बदलते। मुंबई में बारिश से सड़कों पर पानी बह रहा है, रेल की पटरियां पानी में डूब चुकी हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के अंदर तक पानी घुस चुका है। वैसे मुंबई का नाम सुनते ही लोगों के मन में जो तस्वीर बनती है वो दौड़ते भागते शहर की है, जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जहां बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं। इस शहर को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ऐसे में सवाल जरूर है कि जो शहर देश की कुल जीडीपी में 6% का योगदान देता है, वो कुछ ही घंटे की बारिश में क्यों डूब जाता है। मुंबई, जिसकी कुल औद्योगिक उत्पाद में 25% की हिस्सेदारी है, वो शहर हर मॉनसून में बाढ़ के खतरे से क्यों डरा रहता है। देश के कुल आयकर में 30% की हिस्सेदारी वाले मुंबई में आखिर आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है। जिस शहर में देश का 70% आर्थिक लेन देन होता है, वो मुंबई शहर वार्षिक डुबकी संकट से क्यों जूझता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हाल उस मुंबई का है जहां आज भारत की सबसे अमीर नगर पालिका है और इसका नाम है बीएमसी। बीएमसी का जितना सालाना बजट है उतना तो दुनिया के कई छोटे देशों का बजट भी नहीं है। बीएमसी का सालाना बजट 74,000 करोड़ रुपए है, लेकिन यह भारी भरकम बजट भी मुंबई को बारिश वाली आफत से कोई राहत नहीं दिला पा रहा है। इस बार भी ये आफत शुरू हो चुकी है, जिसे देखते हुए कहा जाता है कि आने वाले दिन मुंबई के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं अंधेरी सबवे में और अंधेरी सबवे में जो व्हीकलर्स हैं, वाहन चालक हैं, उनको जाने पर पाबंदी लगा दी गई। तस्वीरें हैं मुंबई के किंग सर्कल इलाके की, जहां पर आप देखिए कि कैसे अब जो वाहनें हैं वो पूरी तरीके से फंस चुकी हैं। हम ये कह सकते हैं कि मुंबई में कुछ चंद घंटों की जो बरसात है, आफत की बरसात है, उसका स्तर आप देख लीजिए कि मुंबई के कई निचले इलाकों में इस वक्त जलभराव की स्थिति जो है उत्पन्न हो चुकी है। पूरा ये 2 किलोमीटर में ढकलते आया इधर तक। अभी इधर तो कम है, उधर तो इतना पानी है। बॉम्बे सेंट्रल से आ रहा हूँ, ये यहाँ पे एकदम इतना पानी है कि पूरा बस का बस भी डूब गया, खुद भी डूब गया हो।
मुंबई में लगातार 24 घंटे की बरसात का अंदेशा जताया गया है और रात भर से ये बरसात जारी है, जिसके कारण जुहू चौपाटी हो, गिरगांव चौपाटी हो, शिवाजी पार्क, मड आइलैंड, अक्सा बीच, मारवे बीच, वर्सोवा बीच, ये सभी समुंदर चौपाटी पर लोगों को अंदर न जाने की हिदायत दे दी गई है। मुंबई की भूमिगत मेट्रो स्टेशन के परिसर में भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के आचार्य अत्रे मेट्रो चौक के परिसर में, जहां पर आप देखिए कि तस्वीरें में किस तरीके से अब जब इस मेट्रो स्टेशन के परिसर में पानी भर जाता है तो एहतियातन के तौर पर इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मेट्रो सेवाएं यहाँ तक पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई है। जिस मुंबई शहर को सपनों, सितारों और अमीरों का शहर कहा जाता है, उस आधुनिक मुंबई शहर के ड्रेनेज सिस्टम का बड़ा हिस्सा आज भी करीब 150 वर्ष पुराना है। मुंबई में आज भी अंग्रेजों के ज़माने का ड्रेनेज सिस्टम चला आ रहा है, यानी आज की तारीख में मुंबई शहर 150 साल से ज़्यादा पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर टिका हुआ है। मुंबई में जल निकासी का ये सिस्टम 1860 में बनाया गया था और सोचिए, उस वक्त मुंबई की आबादी आज की तुलना में सिर्फ 10% थी। उस वक्त बने ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश झेलने की थी, यानी 1 घंटे में 25 मिलीमीटर की बारिश को ही ड्रेनेज सिस्टम संभाल सकता है। अगर इससे ज्यादा बारिश हुई तो ड्रेनेज सिस्टम संभाल नहीं पाएगा और पानी भरना शुरू हो जाएगा। आज हुई बारिश ने ये एक बार फिर से साबित कर दिया है। मुंबई के इस हाल पर सियासी बयानबाजी होना भी एक वार्षिक कार्यक्रम की तरह हो गया है। जल भराव के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार और बीएमसी के इंतजाम पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें कुछ दिन पहले हुए मेट्रो के उद्घाटन और मेट्रो स्टेशन में भरे पानी की तस्वीरें दिखाई। लिखा, ये महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का डबल इंजन है। विपक्ष के इस प्रहार के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जल भराव से निपटने की हमारी पूरी तैयारी है। मुंबई में कैसे सियासी बयानों की मूसलाधार बारिश हो रही है, इस रील में आप भी देखिए। पहली बारिश नहीं है, तीसरी बारिश है मुंबई में और पूरा भर गया है। 1 मई को जिसका अनावरण हुआ था, जिसका उद्घाटन हुआ था, आज वहाँ छोड़ रहे भी नहीं है क्योंकि वहाँ काफी सारी चीजें कोलैप्स हुई है। आज ऐसी नौबत आई कि मेट्रो लाइन हल्की से बारिश में पूरी बंद हो गई है। इस पे क्या भ्रष्टाचार है वो लोगों के सामने तो आना ही चाहिए, लेकिन आज देखें मुंबई के रास्तों के हाल देखें, नाले सफाई हुई नहीं है और भ्रष्टाचार जो इस भाजपा का है वो लोगों के सामने आया। अभी ये मानसून जो है 30-35 साल में पहली बार इतने जल्दी आ गया है। थोड़ा तो तकलीफ तो हुई है, लेकिन अभी तो पूरी यंत्रणा सिस्टम जो है अलर्ट है। सुबह आपने देखा जहाँ जहाँ पानी वाटर लॉगिंग हुई थी, पानी भरा था, वो अभी वहाँ पर पानी नहीं है। वहाँ पर जितने भी पंप, अभी पंप का मुद्दा निकला है और भी 400 क्या ज़्यादा भी पंप लगेंगे तो उसका भी इंतज़ाम है। केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, महानगर पालिकाओं में प्रशासन जो बीजेपी के अधीन है, तो हम सवाल किससे पूछे। फिक्र में आगे और भी खबरें हैं, लेकिन अभी 9 बड़ी खबरों का सुपरफास्ट विश्लेषण देखिए। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेट हो जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सबसे नई तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर के जरिए बताया गया है कि 6 और 7 मई को लॉन्च किए ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेना प्रमुख मॉनिटरिंग कर रहे थे। फोटो में दिखाया गया है कि कैसे वॉर रूम से पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही थी। इसमें आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह मौजूद थे। विदेश मामलों की सलाहकार समिति की बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद जानकारी दी गई थी। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि सीज फायर में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी और ये दोनों देशों के DGMO की बातचीत से हुआ था। जयशंकर ने यह भी साफ कर दिया कि वो फायर करेंगे तो हम फायर करेंगे, वो रोकेंगे तो हम रोकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नांदेड़ से उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को आड़े हाथों लिया।
पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलने के लिए कई देशों में ऑल पार्टी सांसदों के डेलीगेशन भेजे गए हैं। संजय राउत ने हाल ही में इसकी तुलना बारात से कर दी थी। इस पर अमित शाह ने कहा कि अगर इस वक्त बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी को गले से लगा लेते। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच हरियाणा पुलिस को ज्योति के पास से बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फोरेंसिक रिपोर्ट मिल गई है। दानिश के साथ चैट और उसकी पाकिस्तान यात्राओं का सारा ब्यौरा ज्योति के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में दर्ज है। कांग्रेस ने गौरव गोगोई को असम का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा 3 वर्किंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन सिकंदर, रोजलीना तिर्की, प्रदीप सरकार भी नियुक्त किए गए हैं। गौरव गोगोई भूपेन कुमार बोरा की जगह लेंगे। असम में अगले साल विधानसभा चुनाव है। राज्य में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। समीर वी कामत साल 2022 में डीआरडीओ अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर समीर कामत 31 मई 2024 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन पहले 31 मई 2025 तक कार्यकाल बढ़ाया गया। अब 1 साल का वक्त और दिया गया है। कार्यकाल बढ़ाने का मुख्य कारण डीआरडीओ में लागू की जा रही सुधार प्रक्रिया की निरंतरता सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान के आरोपों पर दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा समाप्त कर दिया गया है। पॉक्सो एक्ट से जुड़ा केस बंद कर देने को ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए कानूनी और राजनीतिक रूप से एक बड़ी राहत माना जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली और उनकी पत्नी अर्पिता गांगुली की जान बाल बाल बच गई। दोनों छुट्टी मनाने के लिए ओडिशा के पुरी गए हुए थे। वहां समुद्र तट पर वाटर स्पोर्ट्स के दौरान उनकी स्पीड बोट समुद्र में पलट गई। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करके दोनों को बचाया गया। रेस्क्यू के दौरान रबर फ्लोट्स का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। दिल्ली में अभी कोरोना के 104 एक्टिव मामले हैं, जबकि 19 मई तक केवल 24 एक्टिव केस थे और एक ही हफ्ते में 99 मामले बढ़ गए। मई में कोविड के सबसे ज्यादा 273 मामलों के साथ केरल सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां मई में 242 मामले सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया में JN.1 वेरिएंट के फैलने से कोविड मामलों में उछाल आया है। और अब बात पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री आज पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात में हैं, जहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। इस दौरान सिंदूर सम्मान यात्रा निकाली गई। तस्वीरों से भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे गुजरात में देशभक्ति वाला माहौल था। ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर रोड शो ने देशभक्ति का माहौल बना दिया। भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। गुजरात की सड़कों पर वंदे मातरम की गूंज थी। राष्ट्रीय ध्वज के साथ लोग पीएम मोदी के रोड शो में शामिल हुए। सड़कों पर ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर और कटआउट थे। झांकियों के माध्यम से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को दर्शाया गया। आज पीएम मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का पहला दिन है। सबसे पहले पीएम मोदी ने सुबह 10 बजे वडोदरा में रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 11 बजे दाहोद में पीएम मोदी जनसभा में शामिल हुए। इसके बाद 2:30 बजे भुज में पीएम मोदी ने रोड शो किया। इसके अलावा अहमदाबाद में भी उनका रोड शो हुआ। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज तक ये रोड शो था। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे में अपने 2 संकल्प का जिक्र भी किया। पहला है विकास। पीएम मोदी ने आज 53,414 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शुरुआत की। वहीं दूसरा संकल्प सिंदूरी एक्शन वाला है। पीएम मोदी ने आज फिर बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को आतंकी हमले की कड़ी सजा दी, कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया। आपको पीएम मोदी के संबोधन की वो 5 बड़ी बातें बताते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए सख्त संदेश हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय है। पीएम ने यह भी कहा कि हमने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी थी ताकि किसी भी आतंकी को बख्शा ना जा सके। ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारतीयों के संस्कारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। सब खड़े होकर के दरमियां फहराइए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में
आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, लेकिन भारत का लक्ष्य अपने यहां गरीबी को दूर करना है। गुजरात में पीएम मोदी ने यह भी बताया कि आज का दिन उनके लिए खास क्यों है। पीएम ने दाहोद में बताया कि 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने कहा कि पहले गुजरात ने, फिर देश ने आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी के दौरे के दौरान हर रैली में देशभक्ति थी। ऑपरेशन सिंदूर वाली देशभक्ति उस वक्त भी देखने को मिली जब कैमरे के सामने महिलाओं ने माथे पर सिंदूर लगाया। जैसा कि पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि संस्कारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इसे गुजरात में कुछ महिलाओं ने अपने अंदाज में व्यक्त किया। पीएम मोदी के गुजरात दौरे के अगर सबसे ट्रेंडिंग शब्द की बात करें तो वो ऑपरेशन सिंदूर ही है। कई जगह पर सेना के हथियारों के मॉडल दिखाए गए। कहीं पर पाकिस्तान एयरबेस को तबाह करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल था तो कहीं राफेल की झांकी थी। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान की एक और तस्वीर चर्चा हर तरफ की जा रही है। वो है कर्नल सोफिया के परिवार की तस्वीर जो आज पीएम मोदी के रोड शो में शामिल हुआ। वडोदरा में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से एयरफोर्स गेट तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत के लिए कर्नल सोफिया का परिवार भी पहुंचा था। आपको याद है वही कर्नल सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रेस ब्रीफिंग करने वाली टीम का हिस्सा थी। कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन, पिता और भाई रोड शो में पहुंचे थे। उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर वाले एक्शन पर सरकार की तारीफ भी की। और अब बात बिहार के चुनावी माहौल के बीच लालू परिवार में चल रहे फैमिली ड्रामे की। 12 साल पुरानी रिलेशनशिप का इजहार और उसे लेकर तेज प्रताप यादव पर हुई कार्रवाई से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। पिछले 48 घंटे से लालू परिवार विपक्ष के टारगेट पर है। वैसे तो तेज प्रताप को लालू यादव ने पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया, लेकिन उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय आज सामने आई। तेज प्रताप और अनुष्का की रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने चुप्पी तोड़ी। ऐश्वर्या ने लालू परिवार से पूछा कि उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई। उन्होंने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए यह आरोप लगाया कि परिवार में कोई अलग नहीं है, सब मिले हुए हैं। ऐश्वर्या के साथ तेज प्रताप के तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने और क्या कहा यह हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले लालू यादव का रिएक्शन देख लेते हैं। आज वो कोलकाता में थे। जब उनसे तेज प्रताप पर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लालू जी चलो तेज प्रताप यादव को अपनी मर्जी का मालिक कहा जाता है। वो सामाजिक राजनीतिक मान मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। अब उन्हें पार्टी से निकाला जा चुका है, लेकिन पहले भी ऐसे मौके आए जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन नहीं की गई। इसलिए चुनावी साल में लालू यादव के फैसले को लेकर विरोधी सवाल पूछ रहे हैं। आपको उनके वो 9 विवाद आइए बताते हैं।
तेज प्रताप यादव ने शनिवार को अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप की पोस्ट डाली थी। इसी साल होली के दिन मंच पर सिपाही से नाचने को कहा था। होली के दिन ही नीतीश कुमार के घर के सामने नारेबाजी करते हुए कहा था, पलटू चाचा कहाँ हैं। विधानसभा में भी कई बार उनका धमकाने वाला अंदाज दिख चुका है। 2018 में तब के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे से बदसलूकी की थी। वो अपने एक चाहने वाले को प्रदेश महासचिव बनवाना चाहते थे। 2021 में लालू यादव के करीबी और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से उनकी भिड़ंत हो गई थी। तब लालू यादव के दखल पर मामला शांत हुआ था। 2015 में आरएसएस से मुकाबले के लिए अलग मंच बनाया था। मीसा भारती के लोकसभा चुनाव के दौरान मंच पर कार्यकर्ता से भिड़ गए थे। तेज प्रताप से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद उनकी पत्नी ऐश्वर्या के साथ हुआ था। 2018 मई में ऐश्वर्या से उनकी शादी हुई और उसी साल नवंबर में उन्होंने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। अभी ऐश्वर्या से उनका विवाद कोर्ट में चल ही रहा है। जब तेज प्रताप ने पोस्ट के जरिए 12 साल पुराने प्यार की कहानी सार्वजनिक की तो सवाल पूछे जाने लगे कि जब वो पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तब ऐश्वर्या की जिंदगी क्यों बर्बाद की। खुद ऐश्वर्या भी यही सवाल पूछ रही हैं, उनका जीवन क्यों बर्बाद किया गया। तेज प्रताप यादव के साथ अनुष्का यादव की तस्वीरें आई तो उनका नाम सर्च किया जाने लगा। लोग ये जानना चाहते थे कि जिस अनुष्का के चलते तेज प्रताप पर उनके पिता लालू यादव ने इतनी बड़ी कार्रवाई की, वो हैं कौन, उनकी प्रोफाइल क्या है। हमारे संवाददाता रुपेश कुमार ने उनकी डिटेल भेजी है। अनुष्का यादव बिहार के पटना की ही रहने वाली है। अनुष्का तेज प्रताप यादव के करीबी दोस्त आकाश यादव की बहन है। अनुष्का का भाई आकाश पहले आरजेडी में ही था। तेज प्रताप के कहने पर आकाश को छात्र आरजेडी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। अनुष्का के भाई आकाश को जब पद से हटाया गया था तब तेज प्रताप ने काफी हंगामा किया था। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि आकाश को फिर भी जगह नहीं मिली, अभी वो किसी और दल में है। तेज प्रताप यादव प्रकरण में बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हमारे संवाददाता आनंद पांडे को सूत्रों से पता चला है कि पार्टी अभी वेट एंड वॉच के फॉर्मूले पर चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का मानना यह है कि अभी ये लालू यादव के परिवार के घर की लड़ाई है। जब लड़ाई घर से बाहर आएगी तो बीजेपी अपनी रणनीति को धार देगी। बीजेपी सूत्रों का मानना यह है कि तेज प्रताप का ज्यादा असर नहीं है क्योंकि उनकी छवि गंभीर नेता की नहीं है, लेकिन उनके बहाने लालू यादव और तेजस्वी को घेरने का प्लान है। पार्टी का मानना यह है कि अगर तेज प्रताप शादी के नाम पर धोखा दे रहे थे तो पार्टी और परिवार के मुखिया के नाते लालू यादव ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वोटरों में ये मैसेज जाएगा कि जो लालू तेजस्वी अपने घर परिवार को नहीं संभाल पाए वो बिहार को क्या संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का मानना है कि लालू यादव और तेजस्वी को सब पता था। चुनाव के चलते तेज प्रताप पर कार्रवाई करने का दिखावा और नाटक किया गया। चुनाव से पहले इस मुद्दे को बीजेपी महिला अपमान और महिला अस्मिता से जोड़ेगी। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर लालू परिवार में विवाद बढ़ा तो नुकसान आरजेडी को होगा और वोटर, खास तौर से महिला वोटरों का भरोसा एनडीए पर और बढ़ेगा।